नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस की और इसमें एक छोटी सी केस स्टडी है। एक मिस्टर अमित जो काम कर रहे हैं मोबाइल कंपनी में, और वो जो है ये जानना चाहते हैं कि उनके सीनियर ने कहा है कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो मोबाइल सेल्स को इम्पैक्ट करते हैं। और ये इसमें हमने एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट एंड ई कॉमर्स एक्टिविटी, इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया और तीनों के तीनों हमारे जो है ये मैट्रिक फॉर्म में है। और सेल्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी हमारा मैट्रिक फॉर्म में है। कहने का मतलब है कि जो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि मैट्रिक फॉर्म में, और वेरियस और सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो भी मैट्रिक फॉर्म में ही होते हैं। अब ये देखिए, हमने जो डेटा लिया है सेल्स मैट्रिक में, या जिसे न्यूमेरिक भी कहते हैं, और बाकी के जो तीनों वेरिएबल हैं वो हमारे मैट्रिक या न्यूमेरिक। अब इसमें हमारे पास जो केस स्टडी है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जो डेटा है वो है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, सेल्स डेटा फॉर मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। इसकी जो फाइल है वो हमने CSV की फॉर्म में उसको इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस यूज करेंगे। अब ये फाइल हमने देखिए इंपोर्ट की। इंपोर्ट करने के बाद जो है फाइल अभी देखिए इंपोर्ट नहीं हुई, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। सेल्स डेटा इंपोर्ट फाइल, और ये हमने इसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद जो है अब ये देखिए फाइल आ गई हमारी, और फाइल आने के बाद इसको हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमें पता चल जाएगा कि 60 ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसमें सेल्स, एडवर्टाइजिंग एंड डिस्काउंट सारे के सारे हमारे न्यूमेरिक फॉर्म में। सबसे पहले इसको हमने क्या किया है कि माई डेटा फाइल चूंकि काफ़ी बड़ी है, तो फाइल हमने बड़ी इसलिए रखी है कि जिससे हम पहचान लें कि ये मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस की फाइल है। अब ये माई डेटा आ गया। माई डेटा अब जो भी एनालिसिस करेंगे वो हम इसके थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले एक जनरल हम प्लॉट देखना चाहते हैं डेटा के नेचर को समझने के लिए। मतलब स्कैटर डायग्राम जो हमारे वेरिएबल्स है, जैसे एक सेल्स है और दूसरा है एडवर्टाइजिंग, इसमें हम स्कैटर डायग्राम बनाएंगे। माई डेटा और डॉलर साइन, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा यहाँ पर सेल्स है, और इसको जो है हमने जो कंपेयर कर रहे हैं माई डेटा को, वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसका जो है स्कैटर डायग्राम क्रिएट किया, और ये जो डेटा है वो है एडवर्टाइजिंग के साथ। हमारे पास जो है एक स्कैटर डायग्राम का प्लॉट होकर आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा स्कैटर डायग्राम का प्लॉट है, और ये हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे सेल्स हमारी बढ़ती है ना, दोनों के बीच में एडवर्टाइजिंग और सेल्स बढ़ रही है, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है। हालांकि इसको हम चाहें तो रिवर्स भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल ले लें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, और वर्टिकल में हम लोग सेल्स ले लें। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। खैर, हमारा आइडिया यहाँ पे केवल जो है इसका नेचर समझना है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिव। इसका मैं जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देता हूँ। पहले सेल्स को हम इधर ले आएंगे। ये देखिए, ये माई डेटा सेल्स, इसको मैं कट करके देखिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये जो है हमारा कॉमा लगाने के बाद अब जो डायग्राम है वो हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये हमें एक तरह से रिलेशनशिप दिखा रहा है। ये देखिए, हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जैसे जैसे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे सेल्स हमारी इंक्रीज। ये देखिए इस तरीके से पॉजिटिव कोरिलेशन का डायग्राम बन रहा है। इसी तरीके से हम जो है दूसरा जो हमारा वेरिएबल है उसके साथ भी सेल्स और डिस्काउंट के साथ भी हम इसको ले सकते हैं कि सेल्स और डिस्काउंट। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर लिया माई डेटा, और दूसरा जो है ये सेल्स। अभी इसका कोई मतलब नहीं है, अभी केवल हम इसको डेटा को नेचर समझने के लिए सेल्स को हम पहले ले लें, चाहे बाद में लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी माई डेटा
डॉलर साइन, और ये जो है डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा स्कैटर प्लॉट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, डिस्काउंट भी हम बढ़ाते जा रहे हैं जैसे जैसे हमारी सेल बढ़ रही है। ठीक, इसी तरीके से हम तीसरा जो डायग्राम है वो इनके बीच में भी सेल्स और जो सेल्स के साथ अब यहाँ पे माई डेटा, ये ई कॉमर्स। ठीक है, देखिए ई कॉमर्स का साथ भी हम इसका रिलेशनशिप देखेंगे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसमें कोई ज्यादा ट्रेंड शो नहीं कर रहा, पॉजिटिव या कोरिलेशन या नेगेटिव। अब हमें मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, ये तो डेटा का नेचर समझने के लिए हो गया, और इस तरीके भी हम समझ सकते हैं जो है डेटा को स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में हमें माई डेटा को हमने यहाँ पर टाइप किया, तो इसमें चारों जो वेरिएबल्स हैं इनके बारे में आइडिया हमें मिल जाएगा कि सेल्स के जो ऑब्जर्वेशन है ये है, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जर्वेशन 60 ऑब्जर्वेशन है, चारों के चारों न्यूमेरिक है, मतलब हमारा डेटा मैट्रिक फॉर्म है। तो इसके बाद जो है हम मॉडल, यहाँ पर हमने जो है मॉडल अपना बना रहे हैं लीनियर रिग्रेशन के लिए। यहाँ मॉडल मैंने टाइप किया, और मॉडल में जो है लीनियर मॉडल जो मॉडल है हमारा या यस, और इसमें हम जो देखेंगे वो है सेल्स के साथ। ठीक है, लीनियर मॉडल, यहाँ पर हम लोगों ने सेल्स लिया। देखिए जो टर्म इस तरीके से ऊपर लिखे हुए हैं, अगर कैपिटल में एस है तो वही लिखना है, ये नहीं कि हम इसको स्मॉल में लिख दें। और फिर जो है इसके बाद जो है हमने इसको कंपेयर कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग, और बाकी के कितने वेरिएबल हैं, डिस्काउंट है तो उसको हम प्लस कर लेंगे। ये यहाँ पर हमने डिस्काउंट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सेल्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इनको हमने तीनों को टाइप कर लिया, और ये आ गया हमारा ई कॉमर्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डेटा है हमारा, डेटा का फाइल का नाम है जो हमने कन्वर्ट कर लिया था माई डेटा में, तो यहाँ पर हम माई डेटा लिखेंगे, ना कि हम पहले वाली जो ओरिजिनल फाइल है उसको लिखें। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास मॉडल आ गया। अब मॉडल को हम जरा समझ लें कि ये मॉडल क्या कह रहा है। ये हमने देखिए एंटर किया, एंटर करने के बाद ये एडवर्टाइजिंग का रिग्रेशन कोएफिशिएंट, डिस्काउंट का और ई कॉमर्स का, और ये वाली जो वैल्यू है हमारा है इंटरसेप्ट। ठीक है, ये अनस्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जो रिग्रेशन वेट की जो हम बात कर रहे हैं अनस्टैंडर्ड फॉर्म है, B1 B2 B3। अब ये जो मॉडल है इसकी हम समरी जब देखेंगे, तो ये हमने देखिए समरी किया, और समरी के बाद जो है मॉडल को हमने टाइप किया, तो पूरा जो ओवरऑल जो इसका डिस्क्रिप्शन है मॉडल का मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस का वो आ जाएगा। तो ये देखिए ये डिस्पर्सनेस दिखाया है इन्होंने रेजिडुअल्स का, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना है, और फिर ये फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। ये हमारा मेन मॉडल है। अगर हम देखें मेन मॉडल में ये इंटरसेप्ट है, प्लस ये वाला एडवर्टाइजिंग जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ये हमारा B1 है, ये B2 है, और ये वाला B3 है, और ये टी वैल्यूज है। तो तीनों के तीनों जो हमारे एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट और ई कॉमर्स सिग्निफिकेंट है, मतलब तीनों की पी वैल्यू 0.05 से कम है। तो ये इस तरीके से हमारा जो ये मॉडल आ रहा है। अब इसमें जो है हम ये जानना चाहते हैं कि जो कोरिलेशन अगर हम देखना चाहें, है ना, कोरिलेशन, क्योंकि मल्टी कोलिनिटी की भी एक प्रॉब्लम होती है जो हमारा डेटा है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के लिए। तो इनमें आपस में देखें कि कितना कोरिलेशन है। ये देखिए ये आपस में इनका कोरिलेशन आ गया है ना, तीनों के साथ जो है कोरिलेशन हमने इस तरीके से निकाल लिया कोरिलेशन। अब अगर इसको जो है जो राउंड में निकालना चाहे तो ये राउंड, और जो है कोरिलेशन, ये हमने लिखा है कोरिलेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे माई डेटा, यहाँ पर आ गया माई डेटा, और इसको हमने जो है 2 लिख दिया, 2 डिजिट। ठीक है, तो ये राउंड में हमारे पास आ गया, मतलब इसी को हमने, क्योंकि यहाँ पे काफी डिजिट मारा था तो उसको हमने 2 डिजिट में लिख दिया, तो ये इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग जो है इसके एज्यूम्शंस चेक करते हैं।
तो मल्टी क्वालिटी के लिए हमें ना अपने एक जो पैकेज है वो देखना पड़ेगा, इसमें इंस्टॉल करना है फार अवे, ठीक है। और मल्टी क्वालिटी के लिए इसमें देखेंगे कि ये है या नहीं, तो वी आई एफ और जो माई डेटा है वो हम यहाँ पर टाइप करते हैं। तो इससे हम मल्टी क्वालिटी का जो इश्यू होता है वो देखते हैं कि अगर ये हमारी 10 से कम वैल्यूज होती हैं, है ना, वेरिएंस इन्फ्लेक्टेड फैक्टर जो है हमारा, तो हम ये कहते हैं कि वीआईएफ की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, तब हमारे डेटा में कोई मल्टी क्वालिटी का इशू नहीं है। तो डेटा में हमारे पास मल्टी क्वालिटी का इशू यहाँ पर नहीं है। अब जो बाकी के जो एज्यूम्पशंस हैं हमारे पास, जैसे डेटा जो है हमारा नॉर्मल होना चाहिए, डेटा में जो है लीनियरिटी होनी चाहिए, होमोस्कोडास्टिसिटी होनी चाहिए, तो वो उन इश्यूज को देखिए हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये जो एज्यूम्पशंस हैं बेसिकली 3 मेन एजम्पशंस है, लीनियरिटी, नॉर्मलिटी और होमोस्कोडास्टिसिटी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा मॉडल है इसमें डायग्राम हमें प्लॉट करना है, और प्लॉट में जो मॉडल जो है हमारा मेन, उसके बारे में हमें डिफाइन करना है कि वो मॉडल क्या बता रहा है। तो जैसे देखिए पहला वाला जो है हमारे पास ये आ गया है, ये जो रेजिडुअल वर्सेस फिटेड बता रहा है, ये बेसिकली लीनियरिटी के लिए होता है। और ये जो जीरो डॉटेड लाइन है, तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस जो हम देख रहे हैं रेड लाइन से पर जो आ रहे हैं, ये इस लाइन के पैरेलल या इसके ऊपर ही होना चाहिए। तो जनरली जो डेटा है हमारा वो मोर और लेस लीनियर नजर आ रहा है, थोड़ा सा डेविएशन जरूर है, ठीक है। इसके बाद जब हमने देखिए दोबारा से इसको किया एंटर, तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा, वो है एज्यूम्पशन हमारा, ये जो नॉर्मल क्यू क्यू प्लॉट है नॉर्मलिटी के लिए, सारे ऑब्जर्वेशन इस डायगोनल के ऊपर होने चाहिए। तो जनरली सारे हैं, बहुत कम हल्का सा डेविएशन है, तो कोई ऐसा सीरियस इशू इसमें हमारे नहीं है नॉर्मलिटी का। फिर तीसरा जब हमने इसको हिट किया, तो ये जो डेटा हमें बता रहा है ये जनरली होमोस्कोडास्टिसिटी का डेटा, और ये डेटा में जितने ऑब्जर्वेशन ऊपर है उतने नीचे होनी चाहिए, मतलब इक्वल अबव और बिलो जो है इस लाइन की होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि जो डिस्पर्सनेस है डेटा की वो कांस्टेंट है। देखिए जैसे ये एक ट्रेंड आ रहा है, ऐसे ही इस तरीके का ट्रेंड, मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं कि यहाँ बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन दोनों रेड लाइन के ऊपर और नीचे। तो हम कहते हैं कि डेटा हमारा जो डिस्पर्सन है इसमें सही है, डेटा होमोजीनियस है, होमोस्कोडास्टिसिटी डेटा की है। अब एक जो है इन्फ्लुएंशियल जो केसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। ये वाला जो ग्राफ है इसको हम बोलते हैं कुक्स डिस्टेंस। ये जो 0.05 के अंदर जो राइट ट्रायंगल, अपर राइट ट्रायंगल देख रहे हैं, या 0.05 के नीचे जो लोअर राइट ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए। अगर जैसे ये 19 अभी तो बाहर है, अगर ये वाला ऑब्जर्वेशन इसके अंदर आता तो हम कहते हैं कि ये इन्फ्लुएंशियल केसेस है और इसको हमें हटा देना चाहिए। अगर मान लीजिए 100 का डेटा, सैंपल साइज 100 का है, 4 या 5 डेटा हमारे इसके अंदर आ जाते हैं, कुछ अपर ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं, तो वो इन्फ्लुएंशियल केसेस है, हमारे स्टडी का जो नेचर है उसको चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके के ऑब्जर्वेशन वो नंबर के साथ आ जाएंगे कि ये पर्टिकुलर नंबर का जो वेरिएबल वो है, केस है, वो इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल है, तो उसको हम हटा देते हैं, तो जिससे हमारे स्टडी में कोई ज्यादा इम्पैक्ट ना करे वो। अब इसको अगर मान लीजिए हम पूरा दिखाना चाहते हैं एक साथ चारों डायग्राम को, तो ये भी हम इसको शो कर सकते हैं। यहाँ पे एम प्रो हमने लिखा और इसके बाद जो है इक्वल टू लिखने के बाद सी और ब्रैकेट में हमने लिख दिया 2, 2 रोज जो है 2 कॉलम के फॉर्म में हमारे पास डेटा ये आ जाएगा। अब यहाँ हमने देखिए प्लॉट और मॉडल हमने टाइप किया, तो ये डेटा हमारे पास सारे के सारे जो ग्राफ है एक ही पेपर पर बनकर आ जाएंगे। अब अगर हमें सबको इंटरप्रेट करना है एक साथ, तो इन चारों को हम कर देंगे। ये वाला जो मॉडल जो ग्राफ बता रहा है ये लीनियरिटी के लिए, दूसरा नॉर्मलिटी के लिए, एरर टर्म की, ये सारे एरर टर्म की, लीनियरिटी एरर टर्म की, नॉर्मलिटी एरर टर्म की, होमोस्कोडास्टिसिटी और एरर टर्म के ही इन्फ्लुएंशियल केसेस ये हमारे यहाँ पर है, ठीक।
तो ये डेटा जो है, अच्छा फिर अगर हम इसको वापस उसी फॉर्म में लेकर आए तो यहाँ पर हम लिख देंगे PAR और फिर एम फ्रो और इक्वल टू C और ब्रैकेट में 1 लिख दिया। तो इससे क्या है कि अब आगे जो भी हम प्लॉट बनाएंगे वो सिंगल इंडिविजुअल आएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हमने फिर इसको इंडिविजुअल प्लॉट्स हमारे सारे बनकर आ जाएंगे। अगले लेक्चर में हम इसका जो है इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इस रिजल्ट को हमें कैसे लिखना है। थैंक यू वेरी मच।